ये पार्ट 2 है। जी हाँ, चेक बाउंस केस से संबंधित, यानी आप व्यापारी हैं, अगर आपने अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, परिवार में किसी को भी अगर चेक दिया है या आपसे किसी ने चेक लिया है और अगर वो बाउंस हो जाता है तो किन परिस्थितियों में किस तरह से आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे, पूरी की पूरी कुछ वीडियोस की सीरीज़ हम आपको लेकर आए हैं जहां पर हम चेक बाउंस केस के बारे में, यानी जो आपको चेक दिया गया वो डिसोन हो जाता है, उससे आपको पेमेंट नहीं मिलती है, जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया तो आखिर क्या उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, सेकंड पार्ट है। ज़रा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चले कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो किन स्थिति और परिस्थिति में आप कोर्ट में केस फाइल कर सकेंगे, अपने पैसों को वसूल कर सकेंगे। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ में की है। लीगल एडवाइस में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे हैं चेक बाउंस केस के मामले में और ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि आखिर क्या सफिशिएंट रीज़न होते हैं, कौन से ऐसे अलग अलग कारण होते हैं जिन कारण के अंतर्गत एक चेक बाउंस हो जाता है। चेक का बाउंस होने का मतलब ये है, आसान शब्द में अगर समझें, मुझे आपको कुछ पैसे देने थे, 2-4 लाख रुपए मुझे आपको देने थे, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए देने थे। अब आप ये समझिए, मैंने आपको चेक तो दे दिया, जब आपने अपने बैंक में उस चेक को प्रेजेंट किया उस कंडीशन में आपका जो चेक है वो बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, और उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है। क्या रीज़न? पहला, इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस, यानी मैंने आपको चेक तो दे दिया 5 लाख रुपए का, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये ही थे, मेरे अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं थे जितने का मैंने आपको चेक दे दिया, तो इस कारण मैंने आपके साथ में धोखाधड़ी की और ये एक तरीके का फ्रॉड है। तो इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस होने की वजह से आपका चेक डिसोन हो सकता है। दूसरा, एक्सपायर्ड वैलिडिटी ऑफ चेक। चेक की भी एक वैलिडिटी होती है, पहले 6 महीने था, फिर बाद में अमेंडमेंट्स आए, उसे चेंज किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, 3 महीने की वैलिडिटी होती है। तो अगर मान लीजिए आज मैंने डेट डाली है, आज दिसंबर है, तो देखिए मार्च तक ही आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप अप्रैल में डालेंगे तो क्योंकि वो चेक की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो गई, तो इस वजह से आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिल सकता। तीसरा एक रीज़न होता है ओवर राइटिंग का। देखिए क्या है ना, 5 लाख रुपए मैंने लिख दिए हिंदी में या इंग्लिश में, अगर मैं 5 लाख रुपीज़ लिखता हूँ और उस पर जो स्पेलिंग है अगर थोड़ी मिस्टेक हो जाती है और मैं ओवर राइटिंग कर देता हूँ, ओवर राइटिंग होने की वजह से भी जो आपका चेक है वो बाउंस हो जाता है। इसमें कई बार इंटेंशनली किया जाता है, कई बार अनइंटेंशनल किया जाता है। मैंने जानबूझ के किया तो आपको ध्यान रखना है लेने वाले को कि भाई ओवर राइटिंग तो नहीं है। और चौथा एक रीज़न होता है सिग्नेचर मिसमैच, यानी मैं जो सिग्नेचर करता हूं वैसे उलट या कुछ दूसरे तरह से अगर मैंने सिग्नेचर कर दिए जो कि मेरे सिग्नेचर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उस कंडीशन पे भी जो चेक है वो बाउंस हो जाएगा। मतलब ये तो एक इंटेंशन है, जानबूझ के मैंने किया, मतलब मेरा इंटेंशनली आपको धोखा देने का प्रयास था। कई लोग ऐसा करते हैं, किसी का चेक चोरी कर लिया और फिर उसे कुछ भी सिग्नेचर करके डाल दिया चेक बाउंस के केस, तो उसे प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है, बताऊंगा आपको क्यों। फिर एक और रीज़न होता है मिसमैच ऑफ अकाउंट्स और डिजिट्स। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपने चेक तो प्रेजेंट किया बट आपने खुद के अकाउंट को गलत तरीके से मेंशन कर दिया, आपने जो अकाउंट नंबर मेंशन करना था वो अकाउंट गलत मेंशन कर दिया, वहाँ पे भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ पाएंगे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती आपकी थी और ये टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकती है। अकाउंट कई बार क्लोज होता है, मैंने आपको 5 लाख का चेक दे दिया अपने ICICI बैंक से, लेकिन वो अकाउंट मैं 6 महीने पहले ही बंद करा चुका हूँ। ऐसी स्थिति में भी वो चेक अब कोई भी वैलिड रीज़न या वैलिडिटी नहीं रख पाएगा और चेक बाउंस हो जाता है, तो ये मैंने फिर इंटेंशनली आपके साथ में किया, धोखाधड़ी के मामले में आ जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आ जाएगा और धारा 138 के अंदर ये कवर्ड है। एक और रीजन होता है जो कि होता है स्टॉप पेमेंट। जी हाँ, आपके मेरे बीच में कुछ लेना देना था, आपको मुझे कुछ गुड्स देने थे, आपको एक लैपटॉप देना था फॉर एग्जाम्पल, वो लैपटॉप आपने मुझे दिया नहीं, मैंने आपसे खरीदा नहीं, लेकिन मैंने आपको एक एडवांस चेक दे दिया था, उस कंडीशन में मैंने स्टॉप पेमेंट लगा दिया। तो यहाँ पर जो अकाउंट होल्डर है यानी मैंने ऑलरेडी स्टॉप पेमेंट लगा दिया, वो आपके पास में नहीं आएगा। कई बार इंटेंशनल, कई बार अनइंटेंशनल हो सकता है। मतलब
आपने मुझे लैपटॉप दे दिया था, उसके बावजूद मैंने स्टॉप पेमेंट लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में आप मुझसे पेमेंट रिकवर कर सकोगे, लेकिन आपको क्या बताना पड़ेगा कि वो डिलीवरी ऑफ गुड्स हो सकी थी, हो गई थी, और ये पेमेंट लेना था और इंटेंशनली मैंने स्टॉप पेमेंट लगाया। तो ये जो सातों रीजन है वो आपको ध्यान रखने, इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस, एक्सपायर्ड वैलिडिटी ऑफ चेक, तीसरा होता है ओवर राइटिंग, चौथा होता है सिग्नेचर मिस्टेक मिसमैच, पांचवा होता है मिसमैच ऑफ अकाउंट्स और डिजिट्स, और छठवां है अकाउंट वॉज क्लोज्ड, मेरा अकाउंट बंद था, सातवां स्टॉप पेमेंट या पेमेंट स्टॉप बाय द अकाउंट होल्डर। ये सातों रीजन जहां पर आपका चेक बाउंस का केस अट्रैक्ट हो जाएगा और चेक बाउंस का केस आप कर सकोगे मेरे खिलाफ। क्यों? क्योंकि मैंने जो 5 लाख रुपए आपको देने थे वो दिए नहीं। क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आप चेक से डील करोगे अगर डिसऑनर हो जाता है? तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी चेक है ना, जो मैंने आपको 5 लाख का चेक दिया था, उसे आप डाल दीजिए आपके बैंक में। बैंक आपको 2 या 3 दिनों के अंदर ही एक चेक रिटर्न मेमो इशू करता है। चेक रिटर्न मेमो एक तरीके का रीज़न उसमें लिखा हुआ होता है कि आखिर किस कारण, जो मैंने 7 रीज़न बताए ना, उन्हीं में से कोई एक होगा। ज़्यादातर इनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस या पेमेंट स्टॉप्ड का या ओवर राइटिंग का ही रीज़न रहता है। तो उस चेक रिटर्न मेमो में रीज़न लिखा रहता है कि आखिर जो चेक मैंने आपको दिया था जब आपने बैंक में डाला, तो किस वजह से पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। अब ये रीज़न आप ज़रा समझ लें, आपको समझ में आ जाएगा सामने वाला इंटेंशनली कर रहा है या अनइंटेंशनल। अब आप एक काम करें, सीधा उसे फ़ोन घुमाएं, आप उससे बात करें, क्या भाई आपने जो पेमेंट दिया था वो क्लियर नहीं हुआ, रिटर्न मेमो आ गया उसका। अब मेरा जो जवाब है उससे ही आपको मेरा इंटेंशन समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ यार वो गलती हो गई, ये काम करो दूसरा चेक ले लो, कल डाल देना, आपका पेमेंट आ जाएगा, या मुझे 5-10 दिन का समय दो, इस बीच में मैं आपका पेमेंट क्लियर कर दूंगा, लेकिन वो बोलता है कि 6 महीने का समय दो, उसके बाद क्लियर कर दूंगा, तो आप उसके इंटेंशन के ऊपर डाउट ज़रूर करना, क्योंकि एक नियम काम करता है। जिस दिन आपको रिटर्न मेमो, यानी जो बैंक का रिटर्न मेमो, जैसे ही आपने बैंक में अपना चेक डाला, आपको एक बैंक से चेक रिटर्न मेमो मिला, उस दिन के 15 दिन के अंदर आपको उसे लीगल नोटिस भेजना है। पहली शर्त, 15 दिन के अंदर अपने वकील को पकड़ें, वकील के पास जाएं, एक लीगल नोटिस बनाएं और उसे भेज दें। यानी मैंने आपको पैसा नहीं देना, तो अब मैं बदमाशियां कर रहा हूं। अगर मैं आपको 6 महीने का हूं तो ये जो रिटर्न मेमो फिर आपके काम नहीं आएगा, उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, उसका टाइम लैप्स हो जाएगा, और जब कोर्ट में केस आप करेंगे आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आखिर मैं कह रहा हूँ 2-4 दिन का समय दो, ठीक है, जस्टिफाइड है, रीजनेबल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2-4 महीनों का समय दो, तो आप ये समझ जाना अब इस चेक की तो वैलिडिटी नहीं है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेजना, वो भी 15 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ चेक रिटर्न मेमो। अब आपने मुझे लीगल नोटिस भी बना के भेज दिया, वो भी 15 दिनों के अंदर, तो दूसरा नियम काम करेगा, 15-15-30 का नियम। जी हाँ, 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ चेक रिटर्न मेमो आपको लीगल नोटिस भेजना है। अब लीगल नोटिस में भी आपको 2 हफ्ते या 15 दिन का समय ऑपोजिट पार्टी को देना है कि वो उसका रिप्लाई करे, या आपके जो पैसे लेने देने थे वो पैसे क्लियर करे। तो 15 दिन का समय आपको लीगल नोटिस में देना पड़ेगा, यानी हो गए आपके 1 महीने। और तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए आपने लीगल नोटिस भेजा, उसके बावजूद उसने आपको पेमेंट नहीं किया, ऐसी स्थिति में आपके पास 1 महीने का समय है, एग्जैक्ट 1 महीने, जिस दिन आपका वो 15 दिन लीगल नोटिस के खत्म हो रहे हैं, यानी 1 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ डिसऑनर, तो आप कोर्ट में कंप्लेन केस फाइल करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अंडर सेक्शन 138। 30 दिन के अंदर ही आपको करना है। अगर आप लिमिटेशन बार्ड करेंगे, परेशानी में फंसेंगे, आपका केस कमजोर होगा। और 1 महीने के अंदर फ्रॉम द एक्सपायरी, जब आपका लीगल नोटिस का टाइम खत्म हो रहा है, उसके 1 महीने के अंदर कोर्ट में आपका केस सब्स्टिट्यूट हो जाना चाहिए, फाइल हो जाना चाहिए, नहीं तो आपका केस कमज़ोर पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में आने वाले कुछ वीडियोस और भी रहेंगे इस सीरीज़ में, जहां पर हम बात करेंगे आखिर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या बताया गया है। आप क्रिमिनल केस जो 138 में शुरुआत करेंगे उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तीसरा, रीजन ऑफ डिसऑनर अलग अलग में अलग अलग क्या प्रभाव पड़ता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर जो आप भेजते हैं क्या उसमें लिखना है और किन बातों का ध्यान रखना है वो ना लिखी जाए।
कंप्लेन बिफोर मैजिस्ट्रेट जो आप करोगे, यानी कोर्ट में जो आप अपनी शिकायत याचिका दायर करोगे, कंप्लेन पिटीशन डालोगे 138 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, उसमें किस बातों का आपको ध्यान रखना है, किन बातों की सावधानी रखनी है, प्रिजम्पशंस क्या हैं कंप्लेनेंट के यानी शिकायतकर्ता के फेवर में क्या क्या प्रिजम्पशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। और क्या शुरुआती तौर पे जैसे आपसे मुझे 5 लाख रुपए लेने थे, तो क्या इंटरिम कंपनसेशन भी कोर्ट अवॉर्ड कर सकती है क्या, कि कोर्ट मुझे कहे कि भाई ठीक है तुम्हारा 5 लाख का चेक था ना, चलो 1 लाख रुपए जमा करो, क्या ऐसा भी हो सकता है, इंटरिम कंपनसेशन भी हो सकता है, और कैसे ट्रायल की प्रक्रिया होती है, पूरी बात हम करेंगे। छोड़ के मत जाइएगा इस सीरीज को, तीसरा पार्ट जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप समझना चाहते हैं चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की पूरी प्रक्रिया। आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के बाद। और अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।